मेरा नाम है अंकुश लांबा और मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं बैंक एग्जाम्स के लिए। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके डाउट्स आप लोगों के मन में चलते होंगे, तो उन सभी के आंसर मैं यहां पर देने वाला हूं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इतने सारे स्टूडेंट्स बैंक पीओ के एग्जाम्स क्यों देते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा जो ओपिनियन है इसमें वो ये है कि आज की डेट पर गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, हर किसी की चॉइस अलग होती है। कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की, कोई बैंकिंग की। जैसे कि मैंने भी जब तैयारी अपनी स्टार्ट की थी तो मैंने सिलेबस देखा था। मेन फैक्टर होता है सिलेबस। अगर वो सिलेबस आप कर सकते हो, अगर आपको वो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो करना चाहिए। तो यही मेरा ओपिनियन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए बैंक एग्जाम्स देते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत वास्ट नहीं है। What are the major differences in बैंक पीओ एंड क्लर्क। दोस्तों, पीओ और क्लर्क में बहुत फर्क होता है। जैसे कि एक ऑफिसर और असिस्टेंट, तो ऑफिसर का लेवल जो होता है वो अलग ही लेवल होता है। मतलब एक तो सबसे पहली चीज तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर सैलरी जो होती है वो जस्ट हाफ हो जाती है क्लर्क की। ठीक है, अगर पीओ की बात करें तो अगर उनकी सैलरी 50,000 है तो क्लैरिकल की लगभग 28 to 30,000 के आसपास होती है। और ऑफिसर की जो जॉब होती है दोस्तों, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बैंक पीओ। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीओ की, क्योंकि आपका साइन का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर क्लैरिकल ने कोई गलती कर दी बाय मिस्टेक, अगर उनसे कुछ दिक्कत हो गई, कुछ गलती हो गई और आपने उसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है, वेरीफाई करके अगर आपने साइन कर दिया तो ये आपके ऊपर आपकी जवाबदारी बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। विच सेक्शन इज बेस्ट फॉर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम्स। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट हम बोल नहीं सकते दोस्तों, सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट का अलग अलग रोल होता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट में से आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो और इक्वल टाइम आपको डिवोट करना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आर देयर एनी हैक्स टू क्रैक अ बैंक पीओ एग्जाम। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं, जैसे कि आपका पेशेंस, डेडिकेशन और हार्डवर्क, यही हैक्स है दोस्तों। इसके अलावा और कोई भी चीजें नहीं होती। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। विच इज द टफेस्ट अमंग ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स। दोस्तों, वैसे अगर मैं जो 6 मेन एग्जाम होते हैं जिसके बारे में मैं आपको हमेशा कहते रहता हूं और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ये 6 एग्जाम जरूर देने चाहिए, तो वो एग्जाम है, मैं आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से पूरा रैंकिंग बता देता हूं। पहले और दूसरे नंबर पे दोस्तों एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। इसमें कौन फर्स्ट कौन सेकंड नहीं बोला जा सकता, दोनों का ही लेवल जो होता है वो टफेस्ट होता है पूरे बैंकिंग एग्जाम्स में। इसके बाद दोस्तों जो होता है वो है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ। इन तीनों में भी आप लेवल को जज नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों का लेवल लगभग मिलता जुलता होता है। और सबसे आखिरी जो होता है, जो सबसे इजीएस्ट पेपर होता है, वो होता है आरआरबी क्लर्क। इज द बैंक पीओ जॉब वेरी हेक्टिक। तो दोस्तों ये चीज का आंसर मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मैंने बैंक पीओ की जॉब ज्वाइन की थी आज से 3 साल पहले और मैंने करीब 7 महीने वहां पर काम किया है। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सी सिटी है और आप कौन से बैंक में हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिससे बैंक की जॉब हेक्टिक है या नहीं, ये चीज को, क्योंकि देखिए अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मेरा जो बैंक था, अगर वो एक रूरल एरिया में है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बैंक की जॉब हेक्टिक नहीं है। लेकिन अगर वही चीज हम किसी कैपिटल सिटी में मेन ब्रांच में किसी की पोस्टिंग दे दें तो उनकी जॉब जो होगी वो थोड़ी हेक्टिक हो जाएगी। There are so many bank exams throughout the year. Should I write all or pick 1 or 2 and focus on them? देखिए दोस्तों, आपको सारे एग्जाम देने चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम के पीछे लगे रहेंगे, अगर दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दूसरे एग्जाम कि एसएससी और रेलवे, हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ बैंकिंग की। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे पेपर आपको देने चाहिए। इससे फायदा ये मिलता है कि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है, क्योंकि हर महीने आपके कोई ना कोई पेपर होते रहेंगे और आप उसके लिए तैयारी करते रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर के लिए फोकस करेंगे तो वो साल में एक ही बार होगा, जिसके लिए आप 6 महीने तो बर्बाद कर देंगे सिर्फ ये सोच के कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। इसलिए आपको सारे एग्जाम देते रहने चाहिए। हाउ टू मेक माई बेसिक्स लाइक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। देखिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका होता है, कैलकुलेशन करना। जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे रेगुलर बेसिस पर, उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन सही होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप कुछ मोबाइल एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। उन एप्स पे कैलकुलेशंस कैलकुलेशन वाले बहुत सारे एप्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके उसमें कैलकुलेशन फ्री टाइम पे बैठ के कर सकते हैं। आप कभी भी कहीं पर भी जब भी फ्री बैठे हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप कैलकुलेशंस करते रहिए उसमें, और आपको मजा भी आएगा और आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स।
दोस्तों सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप हड़बड़ी ना करें, आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए, आराम से उनको अटेम्प्ट करिए, स्पीड के पीछे मत भागिए, क्योंकि जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो स्पीड अपने आप धीरे धीरे आएगी। स्पीड अच्छी होने से एक्यूरेसी नहीं आती दोस्तों, एक्यूरेसी अच्छी होने से स्पीड अपने आप आ जाती है। जीए, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, विच इज द टफेस्ट सेक्शन। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय मैं क्वांट में और जीके में बहुत वीक था, लेकिन आज की डेट पर अगर बोला जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ जीके में वीक हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग हो चुके हैं। इंग्लिश में भी मैं उस समय बहुत वीक था, धीरे धीरे मैंने इंप्रूव किया। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इज इट पॉसिबल टू स्कोर 30+ इन द जीए सेक्शन? बिल्कुल दोस्तों पॉसिबल है, अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, डेली अगर आप जीके पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। टॉप 3 मिथ्स अबाउट बैंकिंग एग्जाम। तो दोस्तों टॉप 3 मिथ्स में तो मैं वही 3 चीजों के बारे में बोलूंगा जो आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होते हैं ये सब चीजों को सुन सुनकर, कि बिना अर्थमेटिक के एग्जाम क्लियर नहीं होता। दूसरा, रीजनिंग में फुल मार्क्स नहीं लाए जा सकते। तीसरा, बिना ग्रामर के इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं होगी। तो ये तीनों ही मिथ्स हैं दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये तीनों ही चीजें की हुई हैं। बिना अर्थमेटिक के मैंने एग्जाम भी क्लियर किया है, और मैंने ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है। बिना ग्रामर के सिर्फ रीडिंग के थ्रू अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव की है मैंने, और रीजनिंग में बहुत बार मैंने फुल स्कोर भी किया है। व्हाट्स द टफेस्ट स्टेज इन बैंक पीओ एग्जाम? टफेस्ट स्टेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए, शुरुआती स्टेज में तो आप उसको टफेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय आप नई नई तैयारी चालू करते हैं। टफेस्ट स्टेज तब होता है जब आप 1 साल तैयारी कर चुके हैं, 1 साल के बाद जब रिजल्ट आते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ तो वो जो स्टेज होता है कि आपके दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही है कि अब 1 साल पूरा और वेट करना पड़ेगा, तो वो जो 1 साल तक फिर से वही चीजें करनी होती है, वो आपका टफेस्ट स्टेज होता है। What's the most important factor in clearing any banking exam? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करने का जो होता है वो होता है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी। अगर आप बीच में गैप देते रहेंगे, अगर आप वेट करते रहेंगे कि कोई फॉर्म आएगा तब हम पढ़ाई चालू करेंगे, तो ऐसे आपकी तैयारी नहीं होगी। आपको डे 1 से, जब से आपने तैयारी की है उस दिन से लेकर आपको बिल्कुल फ्लो में, जितना आप एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। शुड वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे फॉर बैंक पीओ एग्जाम्स? बिल्कुल दोस्तों, रीडिंग हैबिट आपकी होनी ही चाहिए, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट। मतलब अगर मैं बोलूं तो दोस्तों, अगर द हिंदू में आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, अगर आपको ऐसा लगता है लैंग्वेज हार्ड है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी दूसरे न्यूज़पेपर पर जा सकते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूं अपनी तरफ से तो द इंडियन एक्सप्रेस जो मैं रीड करता था उसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी होती है, आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम 15 मिनट आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, और वो भी एडिटोरियल सेक्शन। डूज एंड डोंट्स फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए दोस्तों स्पीड मैटर करती है। तो स्पीड में सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा वो ये है कि अपनी स्पीड को बरकरार रखते हुए दोस्तों आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि कौन से क्वेश्चन आपको बनाने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, एग्जाम में, प्रीलिम्स में खासकर, मेंस में तो ठीक है होता ही है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो मुझे यह पता था कि मुझे क्वांट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिखते ही साथ में तुरंत उसको स्किप करता था, मैं उसको पढ़ता भी नहीं था, चाहे वो कितना ही ईजी से ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो। मैं उसको पूरा, जब पूरे 25 क्वेश्चन हो जाते थे, डीआई, इसके अलावा नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन सब हो जाने के बाद ही मैं उन क्वेश्चंस को रीड करता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्किप आपको क्या करना है वो आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप पजल में वीक हैं, पजल को पहले स्किप करिए, बाद में बनाइए। डूज एंड डोंट्स फॉर जीडी एंड पीआई। तो जीडी एंड पीआई के लिए दोस्तों मैं एक ही आप लोगों को चीजें बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीडी और पीआई में दोस्तों आप लोगों को लिमिटेड ही बात करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जीडी में ऐसा सोचते हैं कि बस हमको मौका मिले और बस 5 मिनट 10 मिनट तक बस हम बोलते रहें। ये बहुत ही गलत चीज होती है दोस्तों, क्योंकि एक जीडी 15 से 20 मिनट का होता है और कम से कम 10 लोगों का होता है। तो अगर 20 मिनट में 10 लोगों का जीडी हो रहा है, इसका मतलब है कि हर पर्सन को 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप अगर 4 मिनट ले रहे हो, मतलब आप एक दूसरे स्टूडेंट का टाइम ले रहे हो, तो ये गलती कभी भी मत करिएगा। लिमिटेड बोलिए, टू द पॉइंट, जितनी बात आपको करनी है बस वो करिए, क्योंकि आप ज्यादा बात करके ये नहीं शो कर रहे हो कि आपको सबसे ज्यादा आता है। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों किसी भी जीडी में। तो एक क्वेश्चन दोस्तों जो अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स किया करते हैं कि सर जो अर्थमेटिक है अगर हम उसको छोड़ दें तो मैथ्स हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैं जवाब थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिना अर्थमेटिक के कैसे होता है।
देखिए दोस्तों, जब आप अर्थमेटिक का मतलब ये नहीं होता कि मिसलेनियस क्वेश्चन बनाना। मैं आप लोगों को अगर ये बोल रहा हूं कि बिना उसके कर सकते हैं, इसका मतलब है कि बिना मिसलेनियस क्वेश्चंस के आप कर सकते हैं। अर्थमेटिक के कंसेप्ट जरूरी हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन जरूरी नहीं है। तो आप मिसलेनियस क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, आप अर्थमेटिक के कंसेप्ट के पीछे भागिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को आज बोलना चाह रहा हूं वो है परसेंटेज रेशियो। अगर आप ये 2 टॉपिक करते हैं तो आप मैथ्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अर्थमेटिक के सारे टॉपिक छोड़ भी दोगे तो भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप चाहो तो परसेंटेज रेशियो के साथ 2 से 3 टॉपिक और ऐड कर सकते हो जो इनसे रिलेटेड होते हैं, जैसे एज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, पार्टनरशिप। तो ये सब इन पर बेस्ड होते हैं, तो आप इनको भी चूज कर सकते हो और इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों 20 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स हमसे बार बार पूछते हैं।